सलाम दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात के एक और एपिसोड पे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक खास एपिसोड जो कि डेडिकेटेड है एक्सपायरी ट्रेडिंग को। हमारे जो आज के गेस्ट हैं ना, ये आईआईटी और आईआईएम से हैं। तो आई एम श्योर आप समझ सकते हो कि कितना एक्सपर्टीज ये अपने साथ लेके आ रहे हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं अनिल हुडा। अनिल की स्कूलिंग जयपुर से हुई है और जयपुर के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से करी। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अनिल ने अपनी आगे की पढ़ाई आईआईएम लखनऊ से करी। अपनी एमबीए करने के बाद अनिल ने जॉब करी रिस्क मैनेजमेंट में। उनका डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज इज रिस्क मैनेजमेंट और उन्होंने नोमूरा और आरबीएस जैसी कंपनीज के साथ काम किया। इन कंपनीज में एक्सपोजर लेने के बाद अनिल को लगा कि उन्हें फुल टाइम ट्रेडिंग में ही आना है। तो अनिल ने अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन चुना। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि अनिल एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हाय अनिल, फाइनली फाइनली हमें मौका मिला है ये एक सेशन रिकॉर्ड करने का ट्रेडिंग की बात का। वेलकम टू द शो। Thank you, Arjun. How are you? ऑल वेल, होप द सेम फॉर यू। Yeah, all well here. आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स दैट अनिल इज अ हिडन जेम। और आप जैसे ही एक व्यूअर ने हमें रेकमेंड करा कि हम अनिल को इंटरव्यू करें। सो हेयर वी आर विद अनिल रिकॉर्डिंग दिस शो। अनिल, इससे पहले हम आगे बढ़े आज के टॉपिक एक्सपायरी ट्रेडिंग पे, क्यों ना आप हमें थोड़ा अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताएं। अर्जुन, बेसिकली मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो 2000 13 में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी। सो 2012-14 में मैंने एमबीए किया था अपना। और ड्यूरिंग माय एमबीए यू नो वी वर फ्यू फ्रेंड्स। मतलब आई वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस ओनली. So in the finance, we had an optional subject in the derivatives. So in that subject, we studied about the derivatives, options, futures, and there are other swaps, etc. So during that subject, I got interested into this particular trading only. So there after studying that subject, हमने अब जीरोधा में अकाउंट खोला. जीरोधा उस टाइम भी काफ़ी फेमस था. तो जीरोधा में अकाउंट खोला और मम्मी से थोड़ा बहुत पैसे लिए 3 लाख के अराउंड. वी स्टार्टेड ट्रेडिंग. So in initially only I was like मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, क्योंकि उसमें जो हमने ग्रीक्स पढ़ा था तो आई फाउंड कि थीटा एक एक्स्ट्रा एज है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा गेन कर सकते हैं उसके थ्रू. तो आई स्टार्टेड 3 लाख पे. लाइक अब आप उस टाइम यंग थे एकदम, उस टाइम इतना पेशेंस नहीं होता. तो थोड़ी इनकम से अच्छा नहीं लगता था कि यार थोड़ी थोड़ी आ रही है. तो फिर बीच बीच में देखते थे कि यार ये जो ऑप्शंस हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, एकदम से ऊपर चले जाते हैं. तो बायर्स को कितना अच्छा गेन होता होगा. सो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फिर बाइंग पे स्विच हो गया एक दिन. अब एक ऑप्शन ले लिया, एक ही दिन में वादा आ गया, पूरी कैपिटल डाल दी थी उसमें. अब 3 लाख से 1.5 लाख पे आ गया एक ही दिन में. और उस टाइम आई वाज टोटली आउट ऑफ माइंड कि यार ये क्या हो गया. आई वाज लाइक, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने और रिस्क ली तो वो 1.5 भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. तो फिर मैंने डिसाइड किया यार अब जॉब करने के बाद ही वापस स्टार्ट करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता. आई वाज डेवास्टेटेड एक तरह से यार. उस टाइम स्टूडेंट्स थे और 3 लाख की अमाउंट भी काफ़ी होती है उसमें. तो फिर मेरा जॉब लगा, जॉब भी रिस्क मैनेजमेंट में ही लगा. इसमें अच्छी नॉलेज हो गई थी मुझे. और उसमें भी नवुराम में, मुंबई में मेरा जॉब लगा था रिस्क मैनेजमेंट डिवीज़न में. सो वहाँ पे हमारा बेसिकली रिस्क ट्रेडर्स की, रिस्क लंदन में जो ट्रेडर्स वगैरह थे उनकी रिस्क मैनेज करने का काम था और स्ट्रेस टेस्टिंग का काम था कि लाइक जो हमारा उनका पोर्टफोलियो है उसकी रिस्क कैसे चल रही है या रिस्क कंट्रोल तरीके से रहे, आउट ऑफ बाउंड्स ना जाए. अगर कोई कुछ पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क है तो उसको कट ऑफ करवाना था. सो यू कैन से लाइक स्टार्टिंग, फिर मैंने 2 साल उसके बाद आरबीएस में जॉब किया गुड़गांव में. उसमें भी मेरा रिस्क में ही उस प्रोफाइल रिस्क मैनेजर ही थी. सो यू कैन से कि रिस्क एक तरह से एनग्रेव्ड हो गई थी मेरे दिमाग में कि है ना, रिस्क ही सब कुछ है. तो दैट वाज रियली गुड थिंग फॉर मी एज अ ट्रेडर. और साइड बाय साइड ट्रेडिंग भी करता था. और उस टाइम ऑप्शन सेलिंग ही की. तो बीच बीच में जैसे अच्छे रिजल्ट भी आते थे,
फिर अब जॉब के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि फुल टाइम मॉनिटर नहीं कर पाते आप, कि कोई मीटिंग आ गई या मैनेजर ने बोला कुछ भी हो गया, सो वन सडन मूवमेंट वाइप्स आउट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो फिर 3 साल बाद सोचा कि यार एक बार फुल टाइम ट्राई करके देखते हैं। अब IIT-IIM की डिग्री थी तो एक बैकअप था कि इन केस चलो सक्सेसफुल नहीं हुए तो वापस मैं जॉब में जा सकता हूँ। सो मेरा प्लान यही था कि 1 साल ट्राई करेंगे फुल टाइम, और इन केस सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर आई गो बैक टू माय जॉब। तो 2017 जुलाई में मैंने अपना फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की। सो फ्रॉम देयर ऑन जर्नी काफ़ी अच्छी रही, धीरे धीरे ग्राफ ग्रोथ में जाता रहा। फर्स्ट ईयर में आई वाज लाइक 2 months नेगेटिव, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज पॉजिटिव। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद अभी तक ऑल माय मंथ्स हैव बीन पॉजिटिव, सो दैट हैज बीन रियली गुड फॉर मी। सो जिस चीज की कमी शुरुआत में थी, उसी चीज में आपकी स्पेशलाइजेशन जॉब में हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रेडर्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि रिस्क को आप एक तरह से अंडर घोट लो, एक कि रिस्क ही सब कुछ है। आप मोर मतलब आप ट्रेडर नहीं, एक तरह से रिस्क मैनेजर हो। अगर आपने ये चीज दिमाग में बिठा ली ना तो ट्रेडिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अनिल, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है? आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो? ऑप्शंस रहता है, फ्यूचर्स रहता है, एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम लाइक? अर्जुन, मेरा ऑप्शंस ही रहता है। ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शंस ही रहता है, और अब मैं केवल बैंक निफ्टी पे आ गया हूँ। मैंने ट्राई सब कुछ किया है, निफ्टी भी ट्राई करता था फॉर डाइवर्सिफिकेशन एटसेट्रा। बट ओवर द टाइम मैंने देखा कि आप एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करो तो ही बेटर रहता है। सो मैंने बाकी सब साइड में रख के अब मैं केवल बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में सेलिंग करता हूँ, और मेरा डिस्क्रिशनरी मेथड रहता है। मतलब डे ऑन डे मैं पहले से प्लान बना लेता हूँ अपना, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। सो दिस इज माय तो मेथड। यानी यानी आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो अब बैंक निफ्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक निफ्टी में। अनिल, आप एक्सपायरी को काफ़ी अच्छे से ट्रेड करते हो, एंड हम्म। एंड व्यूअर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ वुड लव टू नो मोर फ्रॉम यू कि प्रैक्टिकली एक्सपायरी को ट्रेड किया कैसे जाता है। तो आई थिंक सीधा बढ़ें और जानें आपसे कि एक्सपायरी ट्रेडिंग आप कैसे करते हो। बिल्कुल, मैं आपके साथ अपनी PPT शेयर करता हूँ। Yeah. So Arjun, in this PPT we are going to cover all these concepts mentioned here. ठीक है, इसमें मैं बेसिकली लास्ट 2 एक्सपायरीज जिसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन था वो शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें मतलब आप काफ़ी कुछ कुछ अंडरस्टैंड कर जाओगे कि मेरी क्या स्टाइल रहती है, कैसे मैं प्राइस एक्शन को मैनेज करता हूँ, कैसे अपनी पोजीशंस मैनेज करता हूँ, कैसे रिस्क को कंट्रोल करके रखता हूँ, ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो जब कैसे आपने कहा मतलब कि मैं। बहुत बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, हम्म हम्म। यानी कि बहुत बुरा था ट्रेडिंग के लिए। इट वाज अ हाँ, डिफिकल्ट ट्रेडिंग के एक्सपायरी लिए टू ट्रेड। ना लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी वाला थोड़ा सा बुरा था, बट वो भी मैनेजेबल था अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो मूव्स को प्रॉपरली। ये लास्ट वाली एक्सपायरी थी 8 दिसंबर की, बैंक निफ्टी की, ओके। है ना। तो जो 8 दिसंबर वाला वीक था इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स लाइंड अप थे। इसमें एक तो गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले थे, फिर RBI मॉनेटरी पॉलिसी थी वेनेसडे को, तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होने वाले थे। फिर मंडे को इलेक्शंस भी थे, तो आफ्टर मार्केट आवर्स एग्जिट पोल्स आने वाले थे। सो काफ़ी सारे इवेंट्स थे। सो जनरली क्या होता है कि इवेंट वाले वीक में मार्केट टेंड्स टू बी रेंज बाउंडेड एंड वॉलेटाइल इन दैट पर्टिकुलर रेंज, अनटिल अनलेस जैसे कोई किसी इवेंट से आपको काफ़ी एंटिस मार्केट को कुछ उम्मीदें हो, लाइक बजट आने वाला है और मार्केट को उम्मीद है कि कुछ काफ़ी अच्छा होने वाला है बजट उसके लिए, तो उसमें वो प्री रन अप करेगा। उसमें वो पहले से कवर अप करने की कोशिश करेगा। बट अगर किसी इवेंट से कोई आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है तो वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही वॉलेटाइल रहता है। सो यही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक पर्टिकुलर रेंज में वॉलेटाइल रहेगा, और ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था। सो
आफ्टर ऑन द एक्सपायरी डे, सुबह मॉर्निंग में इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे, डिक्लेयर होने वाले थे। और वेडनेसडे, डे एंड का जो प्राइस एक्शन था वो भी थोड़ा सा अनक्लियर था कि कहीं भी जा सकता है मार्केट। सो आई डिसाइडेड नॉट टू कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ माई पोजिशंस। और इसके कुछ रीजंस थे, लाइक एक तो प्रीमियम काफ़ी कम था। सो हम्म, अनडिसाइसिव इवेंट्स में और कम प्रीमियम में आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर जो मैं जनरली लेके जाता हूँ वो भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। ओके। और इलेक्शन आने वाले थे, ऑल दीज तो थिंग्स। अनिल अनिल यूजुअली क्या कोई जैसे इवेंट वाला वीक होता है, हम्म। इलेक्शन हो गया या कोई और इवेंट हो, तो क्या आप ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड करते हो ऐसे में? हाँ, जनरली ऐसे केसेस में ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड ही करता हूँ। 70-80% केसेस में आई आई ट्राई टू अवॉइड कैरिंग द पोजीशंस। बट इन केस लाइक कुछ इवेंट्स अगर लाइक बहुत ज़्यादा प्रीमियम उससे पहले बढ़ गया, यू आर गेटिंग वेरी जूसी प्रीमियम्स एज अ सेलर, तो आई टेक सम ऑफ माई पोजीशंस एंड आई hedge them विद करस्पॉन्डिंग, अगर मैं पुट लेके जा रहा हूँ तो मैं पुट दूर वाले पुट से hedge करने की कोशिश करूंगा और फिर ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा। चाहे जो तो मर्जी हो जाए, नेगेटिव, हेजिंग हेजिंग जरूरी है। हाँ, hedging एज अ मस्ट है, कुछ भी हो सकता है इस इवेंट में। सो 2008, 2004, 2009 और 2004 वाले इलेक्शंस में अपर सर्किट मारा था मार्केट में। सो hedging इज अ मस्ट। विदाउट hedging आपकी सिग्निफिकेंट कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। ओके। यस। सो तो ये हो गया। अब ये एक्सपायरी डे की मॉर्निंग में मैं बेसिकली प्री प्लान करता हूँ कि अब आज मुझे क्या क्या करना है और कैसे चलना है। सो ट्रेड प्लान फॉर द पर्टिकुलर डे वाज कि मेरा बुलिश व्यू था। बुलिश व्यू क्यों था? क्योंकि फॉर द होल वीक इट वाज रेंज बाउंडेड, और जब इवेंट्स पास ऑन हो जाती हैं जनरली, सो मार्केट अपनी जो प्राइमरी डायरेक्शन है, प्राइमरी ट्रेंड है, उसको फॉलो करता है। you can I sometime call it higher time frame direction as well। ओके। तो उसको तो मेरा जो प्री प्लान था वो बुलिश व्यू था इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। सो as the market opened in the morning, in this chart you can see the 1 hour chart जो कि हायर जो टाइम नीचे आ फ्रेम रहा है मैं कॉर्नर फॉलो में। करता हूँ, जो नीचे दिख रहा है जिसको मैं फॉलो यस। करता हूँ, यू कैन क्लियरली सी है कि प्राइमरी जो ट्रेंड है इसमें वो बुलिश है, अपवर्ड ओके। डायरेक्शन में है। तो जैसे इन द मॉर्निंग जब इवेंट पास ऑन हो गया तो मेरा क्लियरली बुलिश व्यू था। और जब ओपनिंग हुई तो यू कैन सी प्रीवियस डे क्लोज से ऊपर ओपन हुआ है मार्केट। सो मैंने मॉर्निंग में एक तो अपना बुलिश स्प्रेड बना लिया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बुल कॉल स्प्रेड बना लिया मॉर्निंग में मैंने, बाय बाइंग 43,400 कॉल एंड सेलिंग 43,500 कॉल। ठीक है। सो ठीक है। इसमें मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था दैट वाज 1:4। मेरे 20 रुपए जाने के थे और 80 रुपए आने के थे इसमें। ठीक है। तो एक पोजीशन तो ये हो गई बिकॉज ऑफ द बुलिश व्यू। और दूसरी जनरली मैं स्ट्रेंगल्स या स्ट्रेडल्स सेल करता हूँ। तो इसमें मैंने स्ट्रेंगल सेल किया 42,900 पुट एंड 43,600 कॉल। 43,900 पुट क्यों किया? क्योंकि ये जो नीचे सपोर्ट देख रहे हो आप, लास्ट वाला सपोर्ट, यस यस। ये अराउंड ये अराउंड S1 जो यहाँ पे मैंने लिखा है 42,960 जो सपोर्ट है ना, ठीक है। वो है, वो वाला सपोर्ट है। तो ठीक है। मैं जनरली सपोर्ट की जस्ट नीचे की स्ट्राइक वाला पुट सेल करता हूँ। ओके। सो पुट तो ये हो गया। और कॉल जो है वो स्ट्रैंगल के साथ, पुट के साथ कॉल सेल करता हूँ जनरली। सो कॉल मैंने 43,600 वाला कॉल सेल किया। ये भी ओके। जो जो टॉप रेजिस्टेंस है R2 जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये 43,500 इसके ऊपर वाला कॉल है। ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 आवर के चार्ट में मैंने नीचे नीचे दिखाया हुआ है, इस पे आप देख सकते हो। तो ये जो आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं, R1 हम्म। R2 S1 S2, दीज आर लाइंस दैट यू हैव ड्रॉन, राइट? यस यस माय सन। ओके।
तो ये आप जो ड्रॉ करते हो लाइंस, जो आप कैलकुलेट करते हो अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आप हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो? एक तो देखो ये प्रीवियस डे हाई वाला हो गया, ठीक ठीक है, है। और बाकी जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर वाले चार्ट पे है, वो जो ओके। नीचे मैंने दिखा रखा है ठीक है। वो वाला है। अच्छा, हाँ तो बेसिकली एक रेजिस्टेंस सपोर्ट डे का हो गया और एक आपका जो आर्ली से आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। सो अच्छा, एक चीज मॉर्निंग आई में आई जब आई फॉरगॉट टू आस्क अनिल जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि जैसे आपने मॉर्निंग में बुलिश स्प्रेड्स बनाए, ठीक है, हम्म विद आर और 1 to 4, तो ये मॉर्निंग में हम्म आपने किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि बुलिश स्प्रेड्स में एंटर करना बेटर है अब? मॉर्निंग में जब प्रीवियस डे क्लोज था उसके ऊपर ही ओपन हो गया, और जो फर्स्ट कैंडल थी ना 1 मिनट, ये 1 मिनट का चार्ट है, ये जो फर्स्ट कैंडल है वो ओके। ही उससे ऊपर क्लोज हुई थी। तो तो मैंने यहीं पे मतलब अपना बुल कॉल स्प्रेड बना लिया। डिसीजन तो मेरा पहले से ही था ये कि मेरे को एक ठीक है। बुलिश व्यू रखना ही है। ओके। सो उस मेन रीजन तो वही है कि मैंने पहले से अपना व्यू बना रखा था, और फिर ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल थी उसने कंफर्म कर दिया कि ऊपर ओपनिंग ऊपर हुई थी। ओके। हाँ। अ, ये हो गया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स, ये मैं 1 आवर इनको चार्ट। आपने स्ट्रैंगल्स के लिए यूज कर लिया? हाँ हाँ। तो अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो जैसे ही फिर मार्केट ऊपर जाता गया, तो मेरा जो बायसनेस था वो और कंफर्म होता गया, और जो वॉल्यूम थी मॉर्निंग वाली वो भी दैट वाज आल्सो गुड इनफ। यू कैन से ये जो नीचे वाला चार्ट है इसमें देख सकते हो आप। हम्म। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, इसको ओके। मैंने थोड़ा सा छोटा सा बना रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वॉल्यूम भी अच्छी थी, तो उसने और कंफर्म कर दिया। राइट। सो सो जब प्रीवियस डे हाई टूटा, यहाँ पे जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें देख सकते हो, ये प्रीवियस डे हाई है, ये जब ब्रेक हुआ, सो उस टाइम मैंने फिर अपने बुलिश स्प्रेड में से ऑलमोस्ट 25% बुक कर लिया। दैट टाइम अराउंड इट वाज गिविंग मी 20 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, सो इट वाज 1 आवर। ठीक है। सो 1 आवर पे मैंने अपनी 25% पोजिशन बुक कर ली बुलिश स्प्रेड की। ओके। और सिंस वो इतना ऊपर चला गया था, जो मेरा कॉल था, मैंने उसमें से 25% निकाल के नेक्स्ट वाली स्ट्राइक में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज दैट वाज बिकमिंग अ बिट रिस्की एट दैट टाइम। और जो पुट्स थे मेरे वो भी मैं 100 स्ट्राइक पास में ले आया। ठीक है। 100 स्ट्राइक पास में, ये जो 43,000 है इसमें ले आया मैं। ये जस्ट प्रीवियस स्विंग लो जो था, ये स्विंग लो देख सकते हो, इसके जस्ट नीचे वाला स्ट्राइक है। यू नो ये प्रीवियस स्विंग लो था, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, ठीक। ठीक है। दिस वाज प्रीवियस स्विंग लो। सो इसके नीचे वाला पुट मैंने सेल कर दिया, मतलब थोड़ा सा 100 स्ट्राइक प्राइस क्लोज लिया है इसको, और इसके जस्ट नीचे वाला पुट मैंने सेल कर दिया। ठीक है। ठीक है। और 25% जो नेकेड कॉल थे उसको मैंने और नेक्स्ट वाली स्ट्राइक में शिफ्ट कर दिया। तो यानी कि आपका जो स्प्रेड होता है, आपने एक कॉल बाय करी और एक आपने सेल करी, हम्म तो वन ऑफ द वेज टू बुक प्रॉफिट्स इज कि आप कुछ पोर्शन ऑफ द क्वांटिटी, सपोज आपके पास 10 स्प्रेड हैं, 10 लॉट्स हम्म हैं स्प्रेड के, तो आपने दो या तीन तीन लॉट एग्जिट कर दिए, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। हाँ। एंड फॉर सम ऑफ द क्वांटिटी आपने जो कॉल बाय की हुई थी, जो हम्म इन मेजर प्रॉफिट थी, उसको एग्जिट करके उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। नहीं नहीं, इसमें नहीं, जो बुलिश स्प्रेड है, स्प्रेड में एक बाय वाला होता है एक सेल वाला होता है। ठीक है, राइट। उसको अपन अलग रखते हैं। और जो वो स्ट्रैंगल वाला सेल कॉल था जो मैंने सेल कर रखा था, उसको अलग रखो। ठीक है। तो स्प्रेड में से मैंने 25% बुक कर लिया, जो अच्छा, बाय और एंड ओके और ओके, दिस इज शिफ्टेड 25% ऑफ नेकेड कॉल्स टू नेक्स्ट स्ट्राइक जो नेकेड बेची हुई कॉल्स। हैं। हाँ हाँ। तो बेसिकली आपने उनको रोल कर दिया ऊपर। उसको रोल कर दिया, क्योंकि ठीक मार्केट है। ऊपर जा रहा था और मुझे रिस्क ऑफ करनी थी। ठीक है। यू नो ये रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ वाला भी ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। कि कब आपको रिस्क बढ़ानी है, कब आपको रिस्क कम करनी है। अब ठीक है। ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा था, ऑब्वियस मुझे वहाँ पे रिस्क कम करनी थी कॉल्स में। ठीक तो है। मैंने 25% वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और 25% ओके। अपनी स्प्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया। सो जैसे जैसे फिर मार्केट ऊपर जाता गया, और जैसे जैसे ऊपर जाता गया मैंने अपने 25% ब्रैकेट्स में बुलिश स्प्रेड में प्रॉफिट बुक करता गया ऑन 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर।
ठीक है। आपको पूरा वेट नहीं करना होता है कि ये पूरा जब आएगा तभी मैं बुक करूंगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बुक योर प्रॉफिट्स। मार्केट को वापस नहीं देना आपको जो आपके जेब में आया है। और उसी तरीके से जैसे जैसे मैं ये बुक कर रहा था, साथ साथ में जो नेकेड कॉल था उसको भी 25-25% क्वांटिटीज में आगे वाली स्ट्राइक्स में शिफ्ट कर रहा था। वहां भी मैं ठीक है। रिस्क ऑफ कर रहा था। ठीक है। और जब ये नेक्स्ट स्विंग हाई है, ये जब ब्रेक हुआ, उसके बाद मैं अपना पुट्स को 100 स्ट्राइक प्राइस और क्लोज ले आया। सो स्विंग हाई इज दिस पॉइंट, ये जो अभी बीच में बना है अराउंड 11:30। ये ये जो है ना, मैंने लाइन खींची हुई है यहाँ पे। मे बी ये एस्केप वाली, हाँ, करके आप ये दिखा एग्जैक्टली सकते हो। एग्जैक्टली 11:30 वाली, 11:30 के ऊपर वाली, ये वाली। 11:30, ठीक है। हाँ। मतलब ये जब आगे ब्रेक हुआ करीबन दोपहर को 1:30 के आसपास। बिल्कुल। ठीक फिर है, ये, तो हाँ। आपने यहाँ पे पुट्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया, जो आपने स्ट्रैंगल बेचा हुआ था उसकी पुट को। हाँ, उसको मैंने पुट और शिफ्ट कर लिया ऊपर की साइड। ठीक है। और पुट 43,100 में क्यों किया? क्योंकि दैट वाज जस्ट बिलो द ओपन। मतलब जो ओपन ओके। होता है ओके। वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। सो उसको ओपन के बिलो ही रखा, मतलब का ठीक है। और ज़्यादा पास नहीं लेके आया। इस तरीके से मैंने अपना बुल स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट टोटली बुक कर लिया था। उसमें मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स कैप्चर कर लिए थे इन टर्म्स ऑफ 25-25% बुक करते हुए। तो ठीक है। 3 बजे के बाद then क्या होता है, 3 बजे के बाद में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, उसके बाद में कोई ट्रेंड वगैरह कुछ या फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस जनरली नहीं फॉलो करता। सो उस टाइम थोड़ी सी गैम्बलिंग टाइप हो जाती है। तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं ओवरऑल वॉल्यूम को अपनी हाफ रीड कर लेता हूँ, जो भी जितनी भी क्वांटिटीज मेरे अकाउंट में आ रही होती हैं उनको हाफ करके, और जो टोटल रिस्क लेता हूँ उस टाइम, वो 25% ऑफ द डे प्रॉफिट होता है। ओके। और उस समय मैं फिर क्लोज स्ट्राइक्स में जो ऑलमोस्ट 100 या एट द मनी, उसमें फिर मैं फिर ट्रेड करता हूँ, बट विद स्ट्रिक्ट एसएल्स। और जो मैक्सिमम जितने अमाउंट से उस टाइम रिस्क लेता हूँ, दैट इज ओनली 25% ऑफ द प्रॉफिट दैट आई गेन्ड सो फार इन द डे। ओके। सो वन मोर थिंग, ये जो आपने जैसे लाइन बनाई हुई है, द वन अबव आफ्टर 3 p.m., ये आफ्टर 3 p.m. के ऊपर जो लाइन है, सो डज दिस सिग्निफाई समथिंग? दैट इज जस्ट स्विंग लो। स्विंग लो, आप वापस इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, और इसके जस्ट नीचे फिर मैंने 43,500 वाला पुट सेल किया था ओके, फॉर 3 बजे के पोस्ट थ्री बाद, पी एम पोस्ट 3 PM। तो क्या 3 p.m. बट के बाद के ट्रेड आपके थोड़े अलग होते हैं या वही सुबह वाले कंटिन्यू हो रहे होते हैं? उस टाइम थोड़े से अलग हो जाते हैं। एक्चुअली होते जनरली वैसे ही हैं कि इसमें मैंने 43,500 सेल किया था, लेकिन इस टाइम जो हाफ वॉल्यूम है उसमें मैं ऑलमोस्ट एट द मनी चला जाता हूँ, काइंड ऑफ स्ट्रेडल्स। स्टार्टर्स में, ठीक सो है। बट इसमें इस केस में कुछ भी हो सकता है, इसमें एनालिसिस कम ही चलता है, इसलिए ये न्यू बीस को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद ही करना चाहिए। सो अनिल, जब आप यहाँ पे स्ट्रैडल्स या स्ट्रैंगल सेल करते हो, से सपोज पोस्ट 3 p.m., तो हम्म। हाउ आर योर स्टॉप्स लाइक? क्या आपके स्टॉप सिस्टम में रहते हैं, कंबाइंड लेग्स पे होते हैं, इंडिविजुअल पे, किस टाइप का ज्यादातर रहता है? जनरली मैं मेंटल स्टॉप रखता हूँ अपना। जो लेवल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, वो लेवल्स जब भी ब्रेक हो जाते हैं तो मैं निकल जाता हूँ। या ओके। फिर मान लीजिए सडन गामा स्पाइक्स आ गए, तो मैं अपना जो फर्स्ट जो स्टॉप लॉस रखता हूँ वो 50%, सॉरी, यू कैन से 0.5% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो रखता हूँ। सो मान लीजिए एक डायरेक्शन में गामा स्पाइक आ गया अच्छा खासा, तो मेरा मान लीजिए 0.5% ऑफ पोर्टफोलियो हिट हो गया, तो मैं एक लेग से निकल जाता हूँ, फिर दूसरे लेग को ट्रेल करता हूँ। अब मान लीजिए वापस रिवर्स कर लिया उसने और वही गामा स्पाइक दूसरी डायरेक्शन में आ गया, तो सपोज मेरा 1% का पोर्टफोलियो एसएल हिट हो गया, तो फिर मैं अपनी डे उस पर्टिकुलर डे की ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। बंद कर देते हो। हम्म, एंड मैक्सिमम रिस्क जो आपका रहता है 3 बजे के बाद, वो 25% होता है टोटल प्रॉफिट्स का, सुबह से जो भी बने हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो मेजरली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत एम्फोसिस देते हो।
बिल्कुल एंड बिल्कुल आप मैं प्रीवियस अभी प्रीवियस डे लेवल्स को काफी ध्यान में रखते हो, से क्लोजिंग, हाई एंड लो, एंड ऑल्सो लेवल्स ड्रॉन एट अर्ली टाइम फ्रेम्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब दूसरी केस स्टडी पे चलते हैं। So now, Arjun, we are going to talk about the 1st December expiry. ठीक है। इसमें मैंने कैसे प्लान किया था, क्या मेरा व्यू पॉइंट था। सो अभी जो करंट करंट चार्ट दिख रहा है आपको, वो वेनेसडे का है, एक्सपायरी से जस्ट पहले वाले दिन का। सो इसमें यू कैन सी हियर कि डे एंड तक पूरा प्राइस रिकवर हो गया था, और जो क्लोजिंग थी दैट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। उसने मतलब उस क्लोजिंग ने प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर दिया था, करंट डे हाई भी ब्रेक किया, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे थी। सो ठीक है। इससे फिर मुझे कन्विक्शन आया कि काफ़ी बुलिश ट्रेंड है, और मुझे बुलिश पोजीशंस लेके जानी चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे। और वन मोर रीज़न हुआ कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो ओवरऑल वो भी ऊपर ही था। सो फिर मैंने बुलिश पोजीशन अपनी कैरी की, एंड दे वर इन फॉर्म ऑफ बुल कॉल स्प्रेड, एंड यू कैन सी हियर, ये जो नीचे वाले हैं कॉल्स में, ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया, और ऊपर जो पुट्स में है दैट इज बुल पुट स्प्रेड। सो पुट्स में मुझे क्रेडिट मिल रहा था 50 रुपये का, और यहाँ पे जो कॉल्स में है, यहाँ मेरे अराउंड 25 रुपीज़ का डेबिट था। ठीक है। So in bullish spread, it was like 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, और क्रेडिट में जो पुट्स में क्रेडिट स्प्रेड है, उसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। तो अनिल, जैसे ये दोनों ही बुलिश पोजीशंस हैं, वन इज अ बुलिश पुट स्प्रेड एंड द अदर इज अ बुलिश कॉल स्प्रेड, तो एग्जैक्टली। हाउ डू यू डिसाइड कि पोजीशन बुलिश पुट स्प्रेड रखना है या बुलिश कॉल स्प्रेड रखना है? दोनों में से कैसे डिसाइड करते हो किस में डाला जाए? ये रिस्क रिवॉर्ड पे था, इसमें मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई था, इसलिए मैं जनरली कॉल्स में, मतलब जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है ना, वही कैरी करता हूँ। सो कॉल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन यहाँ पे जैसे आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बुलिश बायसनेस, सो मैंने पुट्स भी ऐड कर दिए कि अगर इनकेस नीचे खुल भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा इसमें। सो ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने दोनों पोजीशंस ऐड कर दी। ओके, गॉट इट। अ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्यों अपना व्यू बनाया था। अब चलते हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, एक्सपायरी डे पे। सो ये जो सामने आपके चार्ट है वो एक्सपायरी डे का है। सो जो जब नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई, दैट वाज इन माय फेवर, और इट वाज गैप ओपन, एंड जब गैप ओपन हुआ तो मैंने इंस्टेंटली अपना बुल कॉल स्प्रेड में से 25% बुक पोजीशंस बुक कर ली, और बुल पुट स्प्रेड जो था वो ऑलमोस्ट उसमें मुझे 35 to 40 रुपीज़ मिल गए थे, तो मैंने उसको टोटली बुक कर लिया वहीं पे। ठीक है। ठीक है, और अलोंग विद दैट आई आल्सो क्रिएटेड अ स्ट्रैंगल्स, जिसमें कि कॉल्स वर ऑन ऑन हैवी साइड। ठीक है, क्योंकि मेरी बुल कॉल स्प्रेड अभी ओपन थी, और पुट और कॉल दोनों सेल कर दिया अलोंग विद दैट, और मॉर्निंग में न्यूट्रल व्यू था कि अब कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर टू वेट फर्दर कि अब क्या पोजीशंस चेंज करनी है, या हम्म। फिर क्या नई पोजीशंस लेनी है। सो I further waited for half an hour of price action to make the further view. तो यहाँ पे आपने स्ट्रैंगल सेल कर दिया था? हाँ, यहाँ पे स्ट्रैंगल जब जब भी मेरा न्यूट्रल व्यू होता है या फिर कोई भी नहीं होता, तो मैं स्ट्रैंगल सेल करता हूँ, मतलब स्ट्रैंगल के साथ स्टार्ट करता हूँ। फिर उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो फर्दर प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है। तो अनिल, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई हम्म। एंड आपका व्यू बुलिश ही था, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये बुलिश ट्रेंड और आगे कंटिन्यू होगा? मतलब व्हाई डिड यू पुट अ न्यूट्रल पोजीशन ओवर हियर? नहीं, न्यूट्रल तो उसके साथ में थी। बुलिश देखो, बुल कॉल स्प्रेड में से मैंने 25% ही बुक किया था, तो अच्छा, जो ठीक है। बुलिश था दैट वाज कंटिन्यूड। ठीक है, ओके, मतलब तो आपने कुछ पोजीशन बुलिश रिटेन करके साथ में न्यूट्रल डाल दिया।
एग्जैक्टली 75% ठीक ऑफ है। बुलिश पोजिशंस वर स्टिल देयर। ठीक है। और उसके अलोंग विद दैट मैंने अपना स्ट्रैंगल जो जनरली मैं क्रिएट करता हूँ वो भी क्रिएट कर दिया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हाफ एन आवर में ये जो मार्केट था वो उस पर्टिकुलर रेंज में ही रहा। फिर आफ्टर अराउंड 9:45 9:50 अपना जो मार्केट है डे हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मार्केट वाज अनेबल टू ब्रेक द डे हाई। सो आई बुक्ड अनदर 25% फ्रॉम माय बुल स्प्रेड इस ठीक है। पॉइंट पे। ठीक है। और जब डे हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था तो मैंने जो इनिशियल स्ट्रैंगल स्टार्ट किया था वो 43,700 कॉल में था। So I started shifting those calls from 43,700 to 43,600, you know. ओके। uh, मतलब जैसे मैंने 25% यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड में बुक किया तो 25% उस हायर स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल से लोअर स्ट्राइक प्राइस कॉल में ले आया। क्योंकि आपके पास कंफर्ट था कि अभी बुलिश आपका स्प्रेड पड़ा हुआ है, बुलिश कॉल हाँ, स्प्रेड 50%। एग्जैक्टली वो तो अगर कंफर्ट था मार्केट मेरा। ऊपर जाती है तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो बचा लेगा, अगर हाँ, आप थोड़ा कॉल्स को बचा नीचे भी लेगा लाते एंड हो तो। I'll have sufficient time to shift that call to far OTM। ठीक है। ठीक है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मॉर्निंग लोज ब्रेक हुए मैंने 25% और बुक कर लिया अपनी डेबिट स्प्रेड में से। सो ओवरऑल 75% ऑफ माई बुल स्प्रेड्स वर बुक्ड हियर। ठीक है। ठीक है। और जो नेकेड कॉल्स सोल्ड थे उसको थोड़ा सा और पास लिया है उसमें से। ठीक है। पूरे नहीं लेके आया था, पार्ट बाय पार्ट लेके आता हूँ मैं। इसमें ओके। मैंने 25% ही शिफ्ट किए फिर। ठीक है। और जो 43,000 पुट्स मेरे सोल्ड थे उसको मैंने 100 स्ट्राइक प्राइस नीचे शिफ्ट कर दिया टू बी ऑन अ सेफर ओके। साइड। ओके, तो पूरे के पूरे आपने स्ट्रैंगल को नीचे शिफ्ट कर दिया 100 हाँ, पॉइंट्स। इसमें मतलब पुट्स को पूरा शिफ्ट कर दिया और कॉल्स कॉल्स में को से 25%। 25% पोजीशन शिफ्ट कर दी और ठीक है। रिमेनिंग 75% वर स्टिल इन 43,600 कॉल्स। ओके। हम्म। So Anil ji, looking at this chart, हम्म, one question comes to my mind कि जब वो सपोर्ट टूटा तो ठीक है। आपने लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा बुक किया एंड कॉल्स को नीचे भी लाए, एंड हम्म, थोड़ी देर बाद जो मैं देख रहा हूँ जैसे करीबन 11 बजे के आसपास मार्केट वापस ऊपर गई हम्म। और उस सपोर्ट को दोबारा से क्रॉस किया। तो क्या ऐसे में भी कोई एक्शन लेते हो आप? हाँ, ऐसे में जो मेरा कॉल था उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए वापस ऊपर शिफ्ट कर दिया था। बट जैसे आप देख रहे हो इसमें ये मूव मोर लाइक 10 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था। ठीक सो है। फिर जैसे ही वापस इसने ब्रेक किया मैं नीचे ले आया उसको। ठीक कॉल है। को वापस कर दिया मैंने। थोड़े से एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन रिस्क को मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है। ठीक है। सो अराउंड 10 बजे से लेके ये 120 तक एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहा। ठीक है। और 125 पे जब इसके लोज नए ब्रेक हुए तो मैं जो मेरा रिमेनिंग 25% बुल स्प्रेड था उसमें से भी निकल गया। ठीक है। ठीक है। और जो मेरे निकेट कॉल्स सोल्ड थे उसको मैं और पास ले आया। पहले वो 43,500 में थे, उसको मैंने शिफ्ट करके 43,400 में ले आया। ठीक है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना इसमें 43,400 इसलिए लाया क्योंकि जो वैल्यू एरिया 2 बनाया मैंने इसका हाई था 43,400। सो ठीक है। दिस वाज रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। ओके। ठीक है। अ, और मेरा जो बुल स्प्रेड था वो ओवरऑल बुक हो चुका था यहाँ पे। और मेरा पुट जो था वो 42,900 था। सो मेरे पास थोड़ा टाइम था उसको एडजस्ट करने के लिए। ये दूर और ये इतना दूर इसलिए था क्योंकि है ना इस पर्टिकुलर टाइम तक पुट्स के प्रीमियम काफ़ी कम हो चुके थे। सो उस इस टाइम रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम हो चुका था इसलिए मैं उसको और पास नहीं लेके आया और वो ओके। 42,900 में ही था। ठीक है।
ठीक है। और फिर इस चार्ट में जैसे आप देख सकते हो, इसमें मैंने दोनों टाइप ऑफ प्लेयर्स के लिए मेंशन किया हुआ है। इसको मैं अभी एस्केप करके इस जोन में लेके आता हूँ एक बार। सो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेक करके पूरा नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो 42,900 मेरे पुट्स सोल्ड थे, हम्म। उसको 100 स्ट्राइक प्राइस नीचे ले गया था यहाँ पे, ये ब्रेक होने के बाद में। ठीक है। ऑल्दो थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन हुआ, और तो एग्जैक्टली आपने कहाँ पे रोल करा पुट्स को, 42,900 को कहाँ नीचे लेके गए? 42,900 को जब ये वाला लो ब्रेक हो गया था ना, यहाँ से मैंने ठीक है। उसकी शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। ऑल्दो यहाँ पे गामा स्पाइक हुआ था उसमें भी, लेकिन वो थोड़ा दूर था, इसलिए आई हैड सफिशिएंट टाइम टू शिफ्ट टू अ लोअर स्ट्राइक पुट, ठीक है। सो यहाँ पे फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया अराउंड व्हाट पॉइंट इज इट, कौन सा पॉइंट है, अराउंड 43,160 इसने वन थोड़ा सपोर्ट लिया। 100। फिर थोड़ा उस पर्टिकुलर वैल्यू एरिया में टाइम स्पेंड किया, वापस स्विंग लो ब्रेक किया, तब तक मैंने पूरा वेट किया क्योंकि उसके बाद में शिफ्टिंग का कोई और स्कोप बचा नहीं था। सो आई वेटेड फॉर फर्दर प्राइस एक्शन। तो क्या जैसे वैल्यू एरिया 3 ब्रेक हुआ जब, तो हम्म। क्या आप अपनी कॉल्स को और नीचे शिफ्ट कर रहे थे वहां पे? नहीं नहीं, मैंने वहाँ शिफ्ट नहीं किया क्योंकि यू नो जब जिस जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना, उसमें जनरली वापस मार्केट कमबैक करने की कोशिश करता है, और वो काफ़ी शार्प एंड स्विफ्ट होता है। सो वो उस कॉल्स में भी आपका एसएल हिट करवा देता है, इसलिए मैं उसको और पास नहीं लेके आया। ठीक है। वो थोड़ा रिस्की हो जाता, इसलिए मैंने उसको वहीं पे रखा। फिर वापस जब वैल्यू एरिया 3 में 3 को ब्रेक करके मार्केट वापस ऊपर गया, तो मैंने पुट्स में को शिफ्ट किया ऊपर की साइड में, और 43,100 स्ट्राइक वाले पुट में आ गया, जो कि डे लो से थोड़ा सा नीचे था, ठीक है। ठीक है। और नाउ माय ओवरऑल पोजीशन वाज स्ट्रैंगल ऑफ 43,400 एंड 43,100 पुट। सो ये मेरा करंट स्ट्रैंगल था। और फिर आई थिंक लास्ट तक 3 बजे तक मैंने इसी को कैरी फॉरवर्ड किया, और 3 बजे के बाद जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी बताई थी, अ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्ले आउट किया। तो यानी कि व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि यू कैरी पोजीशंस ओवरनाइट, एंड अगले दिन एक्सपायरी पे इन द मॉर्निंग आप अगर आपके फेवर में है तो आप उनको बुक कर देते हो, एंड एग्जैक्टली। अकॉर्डिंगली कुछ आप पोजीशंस उसके हिसाब से ही दोबारा बनाते हो, से स्ट्रैंगल, हम्म। एंड ड्यूरिंग द डे आप उसको धीरे धीरे एडजस्ट करते रहते हो डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूवमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अनिल, इन अ सिनेरियो वेयर पोजिशनल ट्रेड आपके अगेंस्ट ओपन होता है, हम्म। तो तब भी आपका प्रोसेस सेम ही रहता है, एज इन बुक योर लॉस एंड देन क्रिएट अ स्ट्रैंगल और समथिंग लाइक दैट? हाँ हाँ, अगर अगेंस्ट भी आपके ओपन हुआ मार्केट, तो पहला एक्शन जो आपका होना चाहिए, दैट शुड बी टू बुक द लॉसेस दैट यू हैव गॉट, यू नो उसको फर्दर एंटिसिपेशन या फिर कोई और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, उसको बुक करो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि जनरली मेरा स्ट्रैंगल वाला होता है। एंड व्हाई इज योर प्रेफरेंस टुवर्ड्स स्ट्रैंगल्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रैडल्स? नो, स्ट्रैडल स्ट्रैडल भी होता है, बट मैंने अपने अकाउंट्स को अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें मैं हाईएस्ट रिस्क लेता हूँ, उसमें कुछ क्वांटिटीज में मैं स्ट्रैडल भी करता हूँ, और ओके। जिसमें मैं लोवेस्ट रिस्क लेता हूँ उसको उसमें मैं स्ट्रैंगल्स और दूर रखता हूँ। सो मैंने अपने अकाउंट्स को भी अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स में डिवाइड कर रखा है, जिस सो बेसिस बेसिस योर रिस्क आप डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स में लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसमें फायदा ये है कि कई बार जैसे मार्केट काफी मूवमेंट करता है, बड़ा मूवमेंट करता है, तो जो मेरा डिफेंसिव रिस्क वाला अकाउंट है, उसमें भी मैं 90% केसेस में प्रॉफिट में रहता हूँ। सो दैट बिकम्स अ कंसोलेशन फॉर मी, कहीं ऐसा तो आया नहीं। कुछ।
हाँ, कि मैं सारे अकाउंट्स में लॉस हूँ और लॉस में हूँ और फीलिंग डिजेक्टेड एंड ऑल दैट। तो ये जो अलग-अलग रिस्क डिवाइड करने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ट्रू। अनिल, स्केलिंग अप इज अ चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है क्वांटिटीज को बढ़ाने में, हुँ, हुँ। बिकॉज विद बिगर क्वांटिटीज एक मेंटल प्रेशर भी आता है हुँ, कि हुँ। प्रॉफिट तो हो सकता है और साथ में बड़ा लॉस भी हो सकता है। हुँ, हुँ। एंड आप काफी अच्छी क्वांटिटीज ट्रेड कर रहे हो, यू आर ट्रेडिंग एट स्केल। तो व्हाट इज हुँ, हुँ। योर सजेशन कि स्केल अप कैसे करना चाहिए किसी को? स्केल अप आई थिंक अगर आपका नेचुरल स्केलेबिलिटी आ रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। नेचुरल कैसे कि आप मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं और वही आपके कैपिटल में ऐड ऑन हो रहे हैं, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था। उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहता है धीरे धीरे और आप बड़ी क्वांटिटीज भी इजीली मैनेज कर पाते हो। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, 35 लाख से स्टार्ट किया था। उस टाइम मुझे कोई बोल देता कि सडनली 1 करोड़ मैनेज कर लो, तो मेरे मतलब दिल में धक धक होने लग जाती कि यार 1 करोड़ कैसे मैनेज कर सकते हैं। और फिर धीरे 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 करके जब आपकी कैपिटल बिल्डअप होती है तो आपको बहुत इजी लगने लग जाता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो हो सकता है, आराम से हो सकता था। सो मेरी अप्रोच मतलब अगर कोई करना चाह रहा है तो भी इसको स्लो बिल्डअप करो, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे। लेकिन अगर अपने आप हो रहा है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। अनिल, वन मोर थिंग। आप एक एक प्योरली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, एंड यू ट्राई ट्रैक प्राइस एक्शन अलॉट। आपका फोकस पूरा चार्ट्स और प्राइस एक्शन पे रहता है हम्म। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपके हिसाब से क्या एडवांटेज आपको मिलती है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में ओवर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग? सी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आप मार्केट के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर सकते हो। सिस्टम में तो आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम बना दिया और वो सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में ये फ़ायदा है कि आप अलग अलग मार्केट कंडीशंस में खुद को मोल्ड अप करके उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकते हो। तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा है और मुझे लगता है कि मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में जो रिटर्न निकाल पा रहा हूँ वो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में शायद नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन थोड़े नेगेटिव साइड्स भी हैं इसके कि आपको डे एंड तक आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हो। सो यस। स्लोली आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शिफ्ट टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एक 10% कैपिटल मैंने एलोकेट कर रखी है उस चीज़ को। सो ओके। देखते हैं कैसे हाउ इट स्पेंस आउट। आई थिंक इट विल स्पैन आउट वेरी वेल विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके पास है और जिस तरीके की आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो। आई एम श्योर इट विल गो वेल फॉर यू। थोड़ा सा ट्रेडिंग से हटके मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अनिल इज़ वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, और अनिल टेनिस टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। या अनिल, एज एज ट्रेडर यार, हमारा जो फिटनेस लेवल होता है ना, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, ये बहुत ही कम होता है। सारा दिन वो सीट पे बैठे रहना, 6 घंटे तो जाते ही जाते हैं। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू फेलो ट्रेडर्स कि यार अपना ध्यान कैसे रखा जाए, हाउ टू रिमेन फिट? सी ट्रेडिंग में यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। और अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना भी बहुत मुश्किल होगा। सो आई वुड सजेस्ट माय फेलो ट्रेडर्स टू बी डिसिप्लिन्ड इन ओवरऑल लाइफ एज वेल। सो अपना एक रूटीन बना के रखो। अब हम लोग 8-9 घंटे एक चेयर पे ही बैठते हैं पूरे टाइम। सो इवनिंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग में अगर आप वर्कआउट करोगे तो इट विल बी अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। सो दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई स्पोर्ट खेल रहे हो या फिर अपना जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो कर रहे हो तो नेक्स्ट डे यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड और ट्रेडिंग विल बी क्वाइट स्मूथ फॉर यू। अनिल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने अपना पूरा थॉट प्रोसेस शेयर किया कि आप एक्सपायरीज पे कैसे ट्रेड करते हो, द ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑफ इट, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, एंड क्या आपका पूरा प्रोसेस रहता है ट्रेड मैनेजमेंट का। आई थिंक इफ एनी वन इज ट्रेडिंग एक्सपायरीज, तो आई एम श्योर देयर विल बी सम इनसाइट, सम टेक अवेज दैट ही और शी विल हैव फ्रॉम द नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों, बहुत से चार्ट्स, बहुत सा एनालिसिस, आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि एक प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर एक्सपायरी को ट्रेड कैसे करता है। अनिल ने बात करी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की, जिन्हें वो डेली और आर्ली चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं और अपनी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ उससे सीखने को मिला होगा और आप अपनी एक्सपायरी ट्रेडिंग में इस सबका इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे ही हम फिर लौटेंगे अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ, और एज ऑलवेज अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें अपना फीडबैक भी दें कमेंट्स में, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएं अपने आगे वाले शोज में। तो दोस्तों, लौटेंगे अगले हफ्ते, और याद रखें, ये मार्केट सबका है बॉस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.